प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों देखिए, कल हमने शुरुआत की थी एक नए चैप्टर की, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कल प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। पुनः थोड़ा सा मैं रिवीज़न उसका करा के फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि में, हमारे नेत्र में एक संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। देखिए, प्रकाश, इसके आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती हैं, जैसे आपका सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है। और अदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं जो प्रकाश से प्रदीप्त होती हैं, यानी दिखाई देती हैं प्रकाश के अंदर, जैसे कुर्सी, मेज, ये जो है अदीप्त वस्तुएं हैं। तो इस आधार पर जो है वस्तुओं का वर्गीकरण हमने किया था और प्रकाश के कुछ गुण बताए थे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। और दृश्य प्रकाश की बच्चों रेंज भी बताई थी, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, उसकी तरंगदैर्ध्य की ये परास है। उसके बाद बच्चों देखिए, हमने थोड़ी सी चर्चा जो है प्रकाश के परावर्तन पे की थी, और ये हमने दर्पण इस तरह का दिया था। और ये कांच की एक सतह है, कांच, उस पर एक सिरे पर हम जो है पारे का लेप करके और आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट इस पर कर देते हैं। तो एक सिरा परावर्तक की तरह कार्य करता है और दूसरा ये देखिए पारदर्शी। और इस पर हमने परावर्तन आपको दिखाया था। देखिए, ये अविलंब था, ये ON, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इस तरह से। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, इस तरह से। इंसिडेंट AO हमने इसे नाम दिया था, और ये B। तो ये परावर्तन के संदर्भ में थोड़ा सा बताया था आपको कि ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु पर अवलंब है ON, और ये परावर्तित किरण है। और आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब के बीच बनने वाला कोण जो है वो आपतन कोण कहलाता है, और आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण जो है वो परावर्तन कोण कहलाता है। और 2 नियम बताए थे आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और बच्चों, ये प्रतिबिंब भी बताया था हमने समतल दर्पण द्वारा, किस तरह कैसा प्रतिबिंब बनता है। सीधा बनता है, आभासी बनता है, आकार में वस्तु के बराबर बनता है, और दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के समक्ष रखी होती है। तो आज देखिए, हम एक नए बिंदु पर चर्चा यहाँ करेंगे, गोलीय दर्पण। देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण क्या है? कांच के एक खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, यानी उसी तरह पारे का लेप लगाकर उस पर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, और दूसरा सिरा जो है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। देखिए,
देखिए बच्चों, ये जो है ये गोला है, इसका ये हिस्सा, ये एक भाग हम इस तरह से ले लें और इसके एक सिरे पर इस तरह से हम पॉलिश करते हैं। ये बच्चों, और इसको हम काट के अलग कर दें। ये देखिए इस तरह से, जैसे हम इस सिरे को काटेंगे तो ये आकृति हमको प्राप्त होगी। और ये इस पर ये पॉलिश कर देंगे। तो बच्चों, ये दर्पण इस तरह से बनेगा। और दूसरा एक, अगर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके इस सिरे पर पॉलिश कर देंगे। ये भी ये कांच के खोखले गोले का ही एक भाग है। तो बच्चों, यहाँ गोलीय दर्पण जो है कांच के एक खोखले गोले का एक ऐसा भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा तल परावर्तक तल की तरह कार्य करता है। अब देखिए, गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के हैं। गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के हैं। देखिए, एक तो ये अवतल दर्पण, और देखिए ये बच्चों है उत्तल दर्पण। जी हाँ, देखिए अवतल दर्पण कब बनेगा बच्चों? जब हम उभरे हुए तल पर पॉलिश करें। उभरा हुआ तल है, उस पर अगर हम पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा कैसा दर्पण बन जाएगा? उभरा हुआ तल, ये पॉलिश हो जाएगी। और दबा हुआ तल जो है वो परावर्तक तल का कार्य करेगा। यानी ये जो तल है ये परावर्तक। तो बच्चों, ये अवतल दर्पण होगा। और अगर हम दबे हुए तल पर पॉलिश कर देंगे, ये दबा हुआ तल है, इस पर पॉलिश कर देंगे और ये जो है, जो उभरा हुआ तल है, ये परावर्तक तल का कार्य करेगा। और ये पॉलिश। तो बच्चों, ये आपका कहलाएगा उत्तल दर्पण। ध्यान दें बच्चों, फिर एक बार ध्यान दीजिए कि गोलीय दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का एक ऐसा भाग होता है, उससे काटा जाता है, जिसके एक सिरे पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा तला जो है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। अब गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए, जब पॉलिश जो है उभरे हुए तल पर की जाती है और दबा हुआ तल जो है वो परावर्तक तल का कार्य करता है, तो वो दर्पण हमारा जो है अवतल दर्पण कहलाता है। और जब पॉलिश दबे हुए तल पर होती है और हमारा जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ होता है, उभरे हुए तल का कार्य करता, उभरे हुआ तल जो है परावर्तक तल का कार्य करता है, तो वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। तो बच्चों, ये तो बात रही दर्पण की। अब देखिए, यहाँ दर्पण से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिनको यहाँ चर्चा करेंगे हम। देखिए किस तरह से, ध्यान दें। देखिए बच्चों, ये गोला बना हुआ है, आप देख रहे हैं।
और इस गोले से ये काटा गया है, मान लीजिए ये दर्पण है आपका, देखिए कुछ परिभाषाएं इससे संबंधित जो हम पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देखिए। नंबर 1 है ध्रुव। नंबर 2 वक्रता केंद्र। 3 वक्रता त्रिज्या। 4 मुख्य अक्ष। नंबर 4 बच्चों फोकस। और 6 जो है फोकस। देखिए बच्चों ये 6 पॉइंट हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे और दर्पण से संबंधित इनकी परिभाषाएं बताएंगे और इनको समझाएंगे। ये इनका देखिए पहला पॉइंट हमारा है ध्रुव। ध्रुव अंग्रेजी में इसको पोल भी कहते हैं, पोल और वर्टेक्स। जी हाँ बच्चों, तो दर्पण ये देखिए वो बिंदु है जो दर्पण को 2 भागों में विभाजित करता है। यानी हम ये कहें कि ये दर्पण का मध्य बिंदु है, 2 भागों में विभाजित करता है, आधा भाग ऊपर ये, आधा भाग ऊपर ये। तो ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। एक ऐसा बिंदु जो दर्पण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है या वर्टेक्स कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में पोल भी कहते हैं। ये पॉइंट बच्चों, तो ये P जो है यहाँ पर ये ध्रुव है। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों वक्रता केंद्र। देखिए हमारा दर्पण जो बनाया गया है वो एक गोले का भाग है, एक कांच के खोखले गोले से काटा गया है और उस पर फिर पॉलिश की गई है। तो देखिए बच्चों दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो उस गोले का केंद्र होता है, उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिस गोले से इस दर्पण को काटा गया है। यानी दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। बच्चों इसे C से व्यक्त करते हैं, या आप देख रहे हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा गोला है, ये इस गोले का केंद्र है। तो इसको हम अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक बच्चों, अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा है वक्रता त्रिज्या। यानी गोले, जिस गोले से दर्पण को काटा गया है, यानी दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को हम बच्चों क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको हम R से व्यक्त करते हैं, कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ये दोनों बातें समझ में आई होंगी आपको।
क्योंकि हम दर्पण जिस गोले से बनाते हैं, गोले का एक भाग होता है दर्पण जो है, और दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। अब देखिए बच्चों, तीसरी चीज़ है मुख्य अक्ष। इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जी हाँ, देखिए ये दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इसको हम आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको आगे भी ले सकते हैं, जैसे दूसरा दर्पण या दूसरा बना लेते हैं इस तरह से। ये है, तो ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए ये आपका वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, तो इसको हम आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं, इसको आगे ले जा सकते हैं, इसको पीछे ले जा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है वो दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर PC जो है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ये चारों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए ध्रुव जो है दो, एक बार पुनः मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, यानी जो दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, उस बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी में पोल या वर्टेक्स इसको कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम जो है वक्रता केंद्र कहते हैं, और उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जिसको एक्सटेंडेड किया जा सकता है, यानी पीछे हटाया जा सकता है, जिसको बड़ा किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार, उसको हम जो है मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट बच्चों। अब जो महत्वपूर्ण जो बात आ रही है फोकस और फोकस दूरी, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। ये बच्चों यहाँ इसको आप डायग्राम को बना लीजिए। वक्रता केंद्र C, ये ध्रुव यानी P, ये जो दूरी है ये आपकी वक्रता त्रिज्या है, और ये लाइन जो है CP यानी CP, ये मुख्य अक्ष क्या है बच्चों, ये मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम कहेंगे, और ये हमारी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी R। ये दूरी है यानी CP जो है वो R के बराबर है, या PC इसको हम कह सकते हैं, वो इसके बराबर है। और ये हमारा दर्पण है, ये जो है A और B इस तरह से दिखाया गया है इसमें। अब जो आगे पॉइंट है फोकस और फोकस दूरी के बारे में, देखिए हम तो देखेंगे किस तरह। हाँ हाँ देखिए बच्चों, ये अब फोकस की बात हम करेंगे यहाँ।
फोकस। देखिए फोकस को किस तरह परिभाषित करेंगे, ध्यान दें। देखिए बच्चों, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है। देखिए इसमें मुख्य अक्ष जो आपका सीपी है, इसके समांतर एक किरण हम इस तरह लेंगे और ये किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात देखिए एक बिंदु से यहाँ पर गुजरी। अगर हम इसको जो है उत्तल दर्पण में देखें, देखो बच्चों, ये उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ये सीपी, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और ये देखिए इस तरह से ये ऐसा लगेगा देखिए बच्चों, अब हम इसको परिभाषित करते हैं। देखिए ये इंसिडेंट रे, इसको IR हम कह सकते हैं इस किरण को, और इसको रिफ्लेक्टेड रे है तो RR कह सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर दो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, IR यानी इंसिडेंट रे, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। ये क्या कहलाएगी, आपतित किरण। और दूसरा है RR यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, यानी इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। यानी हम बार बार ये आपतित किरण और परावर्तित किरण नहीं लिखेंगे, हम केवल जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, उसको हम IR लिख देंगे और रिफ्लेक्टेड रे को हम जो है वो RR लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से, और यहाँ देखिए ये हमारा फिर IR और ये हमारा RR। एरो से भी हम पहचान लेंगे, जो दर्पण की तरफ जा रहा है वो आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तित होकर आ रही है वो हमारी जो है परावर्तित किरण। देखिए बच्चों, यहाँ फोकस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यही बात हम इधर देखते हैं। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर आती प्रतीत होती। देखो बच्चों, ये लग रहा है कि ये किरण कहाँ से आ रही है, ये F से आ रही है, और इसमें ये किरण F से पास हो रही है। तो दोनों में अंतर है, इसमें ये आभासी बिंदु है
और उसमें ये वास्तव में पास हो रही है, इसमें ये लग रहा है ऐसा यहाँ से आ रही है। तो बच्चों हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे, एक बार देखिए। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण में बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए यहाँ पर फोकस दूरी क्या है, ठीक है, फोकस दूरी। देखिए बच्चों, फोकस दूरी जो है किसी भी दर्पण में, दोनों में से कोई भी दर्पण ले लीजिए, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी हमारा जो ये CP है, ये इसे कैपिटल एफ स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं बच्चों। ये दूरी फोकस दूरी है। क्या है ये? फोकस दूरी। यहाँ पर ये दूरी क्या है? एफ, ये फोकस दूरी। इस तरीके से देखिए बच्चों, ये आज कुछ चीज़ें हमने आपके सामने गोलीय दर्पण के संबंध में चर्चा की। गोलीय दर्पण क्या है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जो आपको समझ में आ गई होंगी। इन्हें अच्छे से नोट्स बनाइए और तैयार कीजिए इनको, और कल हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे, चर्चा आगे करेंगे। इससे आगे आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।